अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग अफेक्ट्स ऑफ करंट में तीसरा अफेक्ट डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है केमिकल अफेक्ट। इससे पहले हमने करंट के दो अफेक्ट डिस्कस किए थे। सबसे पहले हीटिंग अफेक्ट, यानी कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे हमने मैग्नेटिक अफेक्ट डिस्कस किया था, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके गिर्द उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। आज इसका तीसरा अफेक्ट है केमिकल अफेक्ट, यानी कि जब भी किसी लिक्विड में से करंट पास हो तो केमिकल रिएक्शन होता है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट है, ये चंद की मिसालें हैं। ये ऐसे सॉल्यूशन हैं जब भी इनमें से करंट पास होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोलिसिस को हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी केमिकल में से पास होती है, अगर उसकी डीकम्पोजिशन हो जाए तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। या फिर हम यूँ भी कहते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट है, ये इलेक्ट्रिसिटी तब कनेक्ट करते हैं जब इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो दोनों तरह से कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट तब होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास तब होती है जब केमिकल रिएक्शन होता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, यानी कि करंट किसी सॉल्यूशन में से पास हो और वो डिकम्पोज हो जाए अपने आयंस में, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मज़ीद इसके कुछ फीचर जो है वो डिस्कस करेंगे। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द लिक्विड ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट, क्योंकि करंट के अंदर केमिकल इफेक्ट है, केमिकल रिएक्शन होता है करंट की वजह से, और इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस से मुतल्लिक़ कुछ बातें आप लोग बच्चों केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? वो लिक्विड जो कंडक्ट करता है इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द लिक्विड कंडक्ट करंट, यानी कि ऐसा लिक्विड जो करंट को कंडक्ट कर सके। जैसे हमने यहाँ पर मिसाल दी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कॉपर सल्फेट की, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो इलेक्ट्रोड की है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं रॉड या प्लेट की शक्ल में, और विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन था उसके अंदर करंट को ले जाने के लिए या उससे करंट को बाहर लाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो कि रॉड या हमारे पास प्लेट की शक्ल में होते हैं, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉड और प्लेट विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो इसको बच्चों हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो दो किस्म के होते हैं। पहले नंबर पे एनोड है, फिर कैथोड है। एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको एनोड कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको बच्चों हम लोग कैथोड कहते हैं। अब इसके बाद वोल्टामीटर क्या है? वोल्टामीटर वो वेसल है जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। बच्चों ये डायग्राम ज़रा देखें। ये हमारे पास एक वेसल है, एक बीकर टाइप चीज़ है, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड हैं, और ये इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है इसको हम कैथोड कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और इसको हम लोग एनोड कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो एनोड होगा, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा। और यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, और यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। जब भी हम लोग स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, और ये जो कॉपर सल्फेट है ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, यानी कि कॉपर आयंस में और सल्फेट आयन में, Cu+2 आयंस और SO4-2 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो कॉपर आयंस हैं ये दो इनके साथ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये एक न्यूट्रल कॉपर एटम बन जाएगा। जब ये न्यूट्रल कॉपर एटम बन जाएगा तो ये कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा तो जाहिर है यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर जो है वो कॉपर आयन की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए एनोड से जो हमारे पास कॉपर एटम है वो लीव करेंगे, वो कॉपर आयन बन जाएंगे, और वो कॉपर आयन जो है वो सल्फेट आयन के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बनाएंगे,
और वो कॉपर सल्फेट दोबारा से डिसोसिएट होगा और दोबारा से जो है ना वो इस तरह से इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। यानी कि यूँ समझें आप लोग, कॉपर एटम जो है वो इस एनोड से जाएंगे सोल्यूशन में और वहाँ से डिसोसिएट होकर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। इस तरह से यहाँ से कॉपर एटम जो है वो इस कैथोड एनोड से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल जैसे कि गोल्ड या सिल्वर है ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल। यानी कि सस्ते मटेरियल के ऊपर एक गोल्ड या सिल्वर की जो लेयर डिपॉजिट करते हैं, ये प्रोसेस जो है वो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हमारे पास ज्वेलरी के ऊपर जो मतलब उसकी लेयर डिपॉजिट की जाती है वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं मुख्तलिफ जिनके ऊपर जो है वो कोटिंग की जाती है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चों इसका तीसरा इफेक्ट था, यानी कि जब भी करंट जो है वो किसी केमिकल सोल्यूशन में से पास होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो जब होगा तो ज़ाहिर है ये फिर हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।